दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूं जिनसे रिलेटेड सीटेट परीक्षा में दोस्तों अक्सर प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, जो अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा ताकि आपके काफ़ी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक। दोस्तों बाला बाला का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि, और बाला का काम क्या था। काम तो कम पूछता है दोस्तों, आपको बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बाला क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। बाला बिल्डिंग एंड लर्निंग ऐड होता है इसका फुल फॉर्म। इसका काम क्या होता है। बाला बच्चों को स्कूल के वातावरण में हर समय शिक्षण और अधिगम को रोचक और बाल केंद्रित बनाने में की अनुमति देता है या बनाने में सहायक होता है। बाला स्कूल के निर्माण के बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की दिशा में एक अभिनव अवधारणा है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग होती है दोस्तों, कहता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसमें हर तरीके से बालक के लिए उचित व्यवस्था हो ताकि बालक आसानी से किसी चीज़ को सीख सके और अधिगम को रोचक बनाने का कार्य इसका होता है। ठीक है, किसका, बाला का। चलिए आगे चलते हैं। बाला देखिए कुछ यहाँ पे दोस्तों बाला के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है, उसका भी देख लेते हैं कि बाला सभी बच्चों के अनुकूल सीखने के संसाधन के रूप में त्रिआयामी स्थान की विशिष्टता की खोज करने के बारे में है, ताकि ऐसा स्थान खोजा जाए ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके, बच्चे को जो चीज़ वहाँ पे सिखाया जाए वो रोचक हो दोस्तों, और उसका अधिगम अच्छे से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे दिया है लैड। लैड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। लैड क्या होता है दोस्तों। लैड को हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, लैड चोम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग होता है लैड, ठीक है, जो कि भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। शुरुआती के 5 वर्ष में यह बहुत अधिक तेजी से होता है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ADH का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि अभी दोस्तों पूछा भी जाता है कि हर आज के पेपर में भी ADHD से फुल फॉर्म पूछा गया था। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसको हिंदी में ध्यान अभाव सक्रियता विकार कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, कि ध्यान अभाव सक्रियता विकार कहा जाता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, दिमाग से संबंधित एक अव्यवस्था होती है। यह बच्चों में सबसे आम मानसिक विकार है जो बचपन में शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल बच्चों को प्रभावित करती है, यह बच्चों और बड़ों सभी के उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जो कि एक दिमाग से संबंधित अव्यवस्था है। ठीक है, ये बच्चों में विकार आमतौर पर पाया जाता है, जरूरी नहीं कि बच्चों में है। ठीक है, बड़ों में भी ये विकार या ये लक्षण पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या कर रहा है कि इसका फुल फॉर्म है आईईपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों कि आईईपी क्या है, कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है। क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है। क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एक लिखित शिक्षा योजना है जिसे बच्चे की अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एक क्या है दोस्तों, एक लिखित शिक्षा योजना है जो कि बच्चों के अधिगम की जो जरूरतें, उनके सीखने के में जो भी जरूरतें होती दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों CALP, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, यह होता क्या दोस्तों, CLP औपचारिक शैक्षिक शिक्षा को संदर्भित करता है। इसमें विषय क्षेत्र, विषय व सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। छात्रों को स्कूल में सफल होने के लिए भाषा सीखने का यह स्तर आवश्यक होता है। छात्रों को शैक्षिक क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए समय और समर्थन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार
और शिक्षा को चार दीवारी से बाहर निकालकर बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य में नई शिक्षा नीति लागू की गई। ठीक है, इस योजना में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा शिक्षा को उसके लिए रुचिकर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की जो दोस्तों पद्धति है, क्या दोस्तों उनका ढांचा क्या है, 5+3+3+4 पद्धति इसकी संरचना है, जिसमें दोस्तों क्या करना है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, इनमें क्या है दोस्तों, इनका जो इसका स्ट्रक्चर है 5+3+4, यही स्ट्रक्चर से भी एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तो पता चल गया। और ये किसके लिए लागू दोस्तों, इसमें कौन कौन शामिल रहेगा, 3 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 5+3+4 पद्धति का अर्थ क्या है, जिसमें आपको बता देंगे 5 वर्ष बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 5 वर्ष अब बुनियादी शिक्षा दी जाएगी और 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्तर रहेगा। ठीक है, और 3 वर्ष का मध्य स्तर रहेगा, जिसमें 6 से लेके 8 आयु। ठीक है, और इसके बाद जो दोस्तों 4 है, 4 का उच्च या सेकेंडरी स्तर रहेगा, इसमें 9 से लेके 12 तक। ठीक है दोस्तों, 18 तक की आयु में दोस्तों 12 तक कक्षा 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, ये दोस्तों रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। और चलिए इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन जो एनईपी है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी होता है दोस्तों। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 है। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। निपुण भारत कार्यक्रम, दोस्तों निपुण से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, कभी इसके बारे में कोई जानकारी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, ये दोस्तों कभी हिंदी में अगर पूछ लेगा तो आप इसको बताएंगे, और इंग्लिश में पूछ लेगा तो इस चीज़ को आप बताएंगे। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें 3 से लेकर 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके सीखने की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना इस मिशन का दोस्तों इस मिशन का कार्य है। ठीक है, और इस मिशन को सफल बनाने के लिए दोस्तों देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत। देखो कभी कभी पूछ लेता है कि निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, और क्यों किया गया था, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए, ताकि वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके दोस्तों, उसके लिए निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और इसका लक्ष्य दोस्तों यही है कि 3 से लेकर 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में क्या जानकारी दिया है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। इस निपुण योजना के माध्यम से 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं दोस्तों उनके शिक्षा में सुधार किया जाएगा, और किस बच्चे में 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। और इनका लक्ष्य है दोस्तों कि निपुण भारत के माध्यम से 2026 से 27 तक के प्रत्येक बच्चों को जो कि तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।